नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका आपके यूट्यूब चैनल आर.के. वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि लेवल फर्स्ट के लिए आज अपन पर्यावरण का टॉपिक लेके आए हैं और पर्यावरण के बारे में अपन बात करें तो लेवल फर्स्ट के लिए उन्हीं टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से उनका वेटेज ज़्यादा है। तो आज अपन टॉपिक की बात करते हैं, पर्यावरण टॉपिक की बात करते हैं। और पर्यावरण क्या है, तो इसमें अपन बात करते हैं कि जो पर्यावरण शब्द की अपन यदि बात करें तो पर्यावरण जो शब्द है वो किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा में इसको अपन इन्वायर कहते हैं। और इन्वायर शब्द का तो अपन क्या है, चारों से घिरा हुआ है। पर्यावरण की अपन बात करें, इसके अंतर्गत जो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट की अपन बात करते हैं तो पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों तथा आवरण का अर्थ है घेरे हुए। और वैसे अपन बात करेंगे जो पर्यावरण शब्द है वो किस भाषा का? इन्वायर शब्द किसका है? इन्वायरमेंट शब्द है जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अपन बात करें कि इन्वायर से लिया गया है। और इन्वायर का अर्थ क्या है कि घिरा हुआ वातावरण की बात करते हैं। और वैसे अपन चर्चा करें इसके अंतर्गत मित्रों, तो पर्यावरण जो है उसका जो शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों में रूप में अपन इसका प्रयोग चल सकता है। सामान्य चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है, जो भौतिक एवं जैविक तत्व तथा सामाजिक परिवेश हमें घेरे हुए हैं, उन्हें सामान्यतः पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। इसमें वे सभी शक्तियाँ, वस्तुएं तथा स्थितियाँ सम्मिलित है जो प्राणी के जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। यहाँ पर परिभाषा अपन यदि देखें तो परिभाषा सबसे पहले अपन बात करते हैं, रोश के अनुसार बात करते हैं कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। यदि अपन बात करें जो बाहरी शक्ति की बात की जाती है, वातावरण की कोई भी शक्ति हमें प्रभावित करती है, वो क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। दूसरी परिभाषा अपन बात करें, डगल्स व हॉलैंड का विचार है, पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो उन सभी बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं स्थितियों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। अपने इन्वायरमेंट की परिभाषा देखी, रोस की देखी, डगल्स व हॉलैंड की देखी। तीसरी परिभाषा अपन देखते हैं वुडवर्थ का विचार। वुडवर्थ का क्या विचार है? पर्यावरण में वे सभी बाह्य कारक सम्मिलित हैं जो जन्म से ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अब परिभाषा को आपको परिभाषा के हिसाब से याद करना है कि पहली परिभाषा के अंदर बाहरी शक्ति देखी आपने, दूसरी परिभाषा के अंतर्गत आपने बाहरी शक्तियों के प्रभाव को देखा, तीसरे के अंतर्गत आपने ये देखा कि पर्यावरण वे सभी बाह्य शक्ति सम्मिलित है जो जन्म से ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जन्म से लेकर प्रभावित करने की जब बात की जाती है और उसके अंतर्गत अपन क्या आते हैं? वुडवर्थ की परिभाषा सम्मिलित करते हैं। और पार्क के अनुसार पर्यावरण की अपन बात करें तो पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियमित स्थान पर आवर्त करती है, वो क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। परिभाषा किसकी है? पार्कर की है। जिम्बर्ट के अनुसार अपन बात करें पर्यावरण में वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए एवं उन पर सीधा प्रभाव डालता है। ये परिभाषा किसकी है? जिम्बर्ट की परिभाषा है। आगे अपन चर्चा करें इसमें, एनासिटी के अनुसार अपन बात करें पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो शुक्र कण के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये परिभाषा किसकी है? एनासिटी के अनुसार परिभाषा है। द यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार अपन बात करें उसमें है पर्यावरण का सभी दशाओं, प्रभावों एवं प्रणालियों का योग है जो जीवों, उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को क्या करता है? प्रभावित करता है। आगे अपन इसमें देखते हैं मित्रों कि जो पर्यावरण की परिभाषा के अंदर वुडवर्थ का विचार फिर से आता है। पर्यावरण में वे सभी बाह्य कारक सम्मिलित है जो जन्म से ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वह सब कुछ पर्यावरण में सम्मिलित है जो व्यक्ति को जिन्स को छोड़कर प्रभावित करता है। इसमें आपने परिभाषा देखी, वुडवर्थ की दो परिभाषा देखी आपने, रोस के देखी, डगल्स व हॉलैंड की देखी, पार्कर के अनुसार देखा, जिम्बर्ट के अनुसार देखा, एनासिटी के अनुसार देखा, द यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार भी आपने क्या देखी है? परिभाषा देखी है। और आपने देखा है जो पर्यावरण शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द, वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जो इन्वायर से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या है? घिरा हुआ। ये चारों ओर से घिरा हुए के अपन क्या करते हैं? बात। और शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में इसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। आगे अपन देखते हैं पर्यावरण में वे सब स्थितियाँ सम्मिलित है जो जीवन पर्यंत व्यक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। इनमें सभी भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक शक्तियाँ सम्मिलित है। वे सब व्यक्ति की क्रियाओं तथा उनके व्यवहार व्यक्तियों को प्रभावित करती है। इसमें प्रजनन से पूर्व तथा प्रजनन के पश्चात स्थितियों में क्या है? सम्मिलित है। इसमें विशेष आप देख रहे हो कि प्रजनन से पूर्व तथा प्रजनन के पश्चात स्थितियाँ इसमें क्या है? सम्मिलित है। और पर्यावरण को विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में अपन बात करें कि पर्यावरण है क्या, तो पर्यावरण का अपन देखते हैं पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है व्यक्ति के चारों ओर हर कहीं इसका क्या है? अस्तित्व है। बाह्य शक्ति है, हर कहीं इसका क्या है? अस्तित्व है।
यह व्यक्ति की वृद्धि एवं प्रकृति उसके व्यवहार एवं विकास और उसके अस्तित्व को क्या करती है, प्रभावित करता है। ये व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव केवल जन्म के पश्चात ही नहीं बल्कि जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ में ही यह जीवन को प्रभावित करता है। गर्भ में और प्रसूति के पश्चात पर्यावरण जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप हिरोशिमा व नागासाकी पर फेंके गए अणुबम ने केवल उस समय के लोगों को स्वास्थ्य प्रभावित किया है, बल्कि आज भी कई गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर उसका क्या करता है, प्रभाव दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसमें प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण दोनों क्या इसमें सम्मिलित है। आपने देखा कि जो पर्यावरण का प्रभाव है वो माता के गर्भ पे भी पड़ता है। यदि वातावरण प्रदूषित होगा तो बालक के गर्भ पे प्रभाव पड़ेगा, और बालक का जब जन्म होता है तो पर्यावरण से सीधा बालक क्या करता है, संपर्क में रहता है। लेकिन अनावश्यक रूप से अपन बात करें, यदि अपन अस्वस्थ है तो आने वाली पीढ़ी भी क्या रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, यदि पर्यावरण स्वस्थ नहीं है तो आप इसमें यदि अपन बात करते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो भौतिक एवं जैविक पर्यावरण भी कहा जा सकता है। इसके अंतर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगोल विज्ञान को अपन क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। इसमें पृथ्वी पर आए जाने वाले सभी घटक जैसे जैविक है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है और मानव है, और अजैविक की अपन बात है इसमें प्रकाश है, वायु है, जल है, मृदा है, इनको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आगे इसमें अपन देखते हैं प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण की अपन बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध प्रकृति के साथ में, जिसमें वायु है, पानी है, वन है, भूमि है, खनिज है, पदार्थ है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, चराने हैं, नदियां हैं, दरियां हैं, सूर्य का प्रकाश है, हवा में विद्यमान जैसे तथा जैविक अजैविक तत्व सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों अथवा संसाधनों की प्रायता तथा जीवित अजीवित तत्व के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। आगे अपन इसमें देखते हैं मित्रों कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका जो वर्गीकरण है वो देखते हैं। पहला है इसके अंतर्गत प्रायता के आधार पर, और एक अपना है सजीव एवं निर्जीव के आधार पर। प्रायता की अपन बात करें जो समाप्त न हो सके और जो समाप्त हो जाए। इसमें अपन बात है जिसका नवीनीकरण हो सके, जिनका नवीनीकरण नहीं हो सके। जैसे पहाड़ों की बात की जाती है, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे खनिज पदार्थ, ऐसे प्राकृतिक आप संपदाएं जिनका क्या कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। जिनका नवीनीकरण नहीं हो सके वह है उत्पादक की अपन बात करें, इसके अंतर्गत जो आते हैं अनेक प्रकार के होते हैं उत्पादक। अब देखते हैं अपन सजीव और निर्जीव के आधार पर जैविक और कौन सा है, अजैविक। अजैविक के अंदर अपन देखते हैं जैविक और क्या है, अजैविक है। जैविक के अंदर अपन बात करते हैं तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और कौन है, विलय करता है। इसमें आपने दो देखा प्रकार। पहला प्रकार आपने देखा प्राकृतिक पर्यावरण को प्रायता के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक तरफ सजीव और क्या है, निर्जीव है। एक तरफ उन भागों को सम्मिलित किया गया है जिनके अंतर्गत प्रायता की बात करें, जिनको समाप्त होने के बाद में नवीनीकरण नहीं कर सकते, जो समाप्त होने के बाद में क्या हो सकते हैं, नवीनीकरण हो सकते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत प्रायता के अनुसार अपन बात करते हैं सबसे पहले। और प्रायता के अनुसार जब बात करें इसके अंतर्गत तो प्रायता के अनुसार प्राकृतिक घटकों या संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर एक है इसमें समाप्त होने वाले संसाधन। कौन से हैं, समाप्त होने वाले संसाधन। और समाप्त होने वाले संसाधनों की अपन चर्चा करें इसमें मित्रों, तो समाप्त होने वाले की अपन इसमें बात करें तो इसके अंतर्गत है कि ऐसे संसाधन जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, जैसे सूर्य है, वायु है तथा लहरों से उत्पन्न ऊर्जा है। समाप्त न होने वाले संसाधन, भाई सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता है, वायु है, लहरें और क्या है, उत्पन्न ऊर्जा, उनकी बात की जा रही है। समाप्त होने वाले संसाधन पहले नहीं होने वाले थे, अब समाप्त होने वाले हैं। ऐसे संसाधन जो मनुष्य के उपभोग एवं अन्य प्रयोगों से समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन है, पानी है, प्राकृतिक है, चारागाह है, प्राणी है, पृथ्वी के गर्भ से निकला गया ईंधन, कच्चे धातु आदि। समाप्त होने वाले संसाधन दो प्रकार के हैं, जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। सबसे पहले अपन बात है ऐसे संसाधन जो प्रयुक्त होने के पश्चात पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें शीघ्र ही पुनः उत्पादन होने के अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। ये संसाधन है पानी है, वायु है, वन है, भूमि है, सजीव वस्तुएं होती है। जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है वो इसके अंतर्गत भी आते हैं ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग के पश्चात आसानी से नवीनीकरण हो सकता है। वे संसाधन खनिज पदार्थ, पर्वत है, पेट्रोलियम है,
सजीवता एवं निर्जीवता के अनुसार अपन बात करें, इसमें वर्गीकरण के अनुसार प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकारों के अपन बात करें इसके अंतर्गत, वो कौन से हैं? तो देखते हैं इसके अंदर मित्रों, जैविक संसाधन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें कौन सा है? जैविक संसाधन। और जैविक संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण सजीव संसाधनों को जैविक संसाधन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता और कौन है? विलयकर्ता। उत्पादक होता क्या है? प्रोडक्शन के अपन प्रोड्यूसर की बात करते हैं, होता क्या है? इन्हें ऑटो ट्रांसफर भी कहते हैं, इन्हें ऑटोट्रोफस भी कहते हैं। ये भूमि में विद्यमान पौष्टिक तत्वों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं पैदा करते हैं। इस कार्य में इन्हें क्लोरोफिल जो इनमें विद्यमान रहता है तथा सूर्य के प्रकाश से सहायता मिलती है। वन तथा अन्य पेड़ पौधे इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि उत्पादक को ऑटोट्रोफस भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि क्लोरोफिल जो होती है इनके अंदर विद्यमान होती है, उसके साथ में क्या प्रकाश सहायता से भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता की बात करें, इन्हें हेटेरोट्रोफस कहते हैं। उपभोक्ता होता है, क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोफस कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। मनुष्य हैं, पशु है, पक्षी है, मछलियाँ आदि जल जीव इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे अपन देखते हैं विलयकर्ता है। ये गली सड़ी वस्तुओं, जो गली सड़ी वस्तुएं होती है उनमें मुर्दा पक्षियों, मनुष्य पौधे आदि को खाकर इन्हें जैविकीय तथा अजैविकीय तत्वों से विलग करके पुनः भूमि पर लौटा देते हैं। दूसरे शब्दों में ये संसाधन मनुष्य, पशुओं, पक्षियों में के मुर्दा गले सड़े शरीरों को तथा गले सड़े पौधों में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है, एक जो स्वयं भोजन बनाते हैं, एक दूसरों की सहायता से भोजन बनाते हैं, और एक जिनकी मृत्यु हो जाती है, पुनः रिसाइकिल हो जाते हैं, उनको अपन कहते हैं विलयकर्ता की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, आज अपने पर्यावरण के पहला पॉइंट देखा है इसके अंतर्गत। और आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि वीडियो के अंदर कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप इसमें प्रेषित कर सकते हो। तो अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।